हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में, जहां मैं आप लोगों को नेट जीआरएफ के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूं, जो न केवल आपके नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पर के साथ ही साथ पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनके बहुत सारे प्लेलिस्ट पहले से बन रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देख रखी हैं तो पहले जा कर के वो सारी वीडियोज़ देख लें। और बढ़ते हैं आज के अगले सेशंस की तरफ, जो कि हम लोगों का एक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें 2 वीडियोस पहले ही बन चुकी हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीसरी वीडियो है। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा वीडियो का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों कि सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जो समुद्र व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। तो मैंने आपको बता रखा था कि भारत में एकमात्र स्थल यहाँ पर गुजरात ही एक ऐसा पड़ा है ना, गुजरात। और गुजरात में ही जो सबसे फेमस क्या है, लोथल। लोथल से क्या होता था, लोथल ही सबसे बड़ा क्या था, समुद्री बंदरगाह। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पिछली वीडियो में। तो ये वही है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि लोथल ही सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहीं से व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से। यहाँ से व्यापार दूसरे देशों में जाता था, दूसरे देशों से व्यापार होकर के यहाँ पर ही माल उतरता था। तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र लोथल को ही माना गया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो दोस्तों सैंधव सभ्यता जो है ये आर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आर्ध ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल कहते उसे हैं जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, जिसका लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ने में हम लोग क्या रहे, असमर्थ रहे। उसकी लिपि को पढ़ने में असमर्थ हों तो वह काल कैसा काल कहलाएगा, वह काल अर्ध ऐतिहासिक काल कहलाएगा। मतलब उसका आधा ही इतिहास हम जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हैं। ठीक है, तो जिसकी लिपि पढ़ने में हम असमर्थ हैं तो इसके इतिहास की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या होगा, एकमात्र स्रोत होगा पुरातात्विक स्रोत। यानी जिस भी इतिहास को जानने के लिए, किसी भी इतिहास को जानने के लिए 2 स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। 2 स्रोत, पहला तो एक होता है साहित्यिक स्रोत, जिसमें तमाम प्रकार के साहित्य आते हैं, किताब आते हैं, बुक्स होते हैं। और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो इसमें क्या है दोस्तों कि साहित्यिक में लिपि वगैरह तो मिले हैं, मुहरों पर कुछ लिपि अंकित हैं, कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे मुहर पे कुछ ना कुछ हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुछ ना कुछ लिखे गए हैं। लेकिन इनकी लिपि को पढ़ने में अभी तक जो भी जितने भी रिसर्चर हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो उन लोगों ने सफलता प्राप्त नहीं की है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक का जो भी इतिहास लिखा गया है मात्र उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही लिखा गया है। यानी कि केवल हम आधा इतिहास ही ठीक से जान पाए हैं। इसीलिए जिस भी काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन उसकी लिपि को पढ़ने में हम असमर्थ हों तो वैसे काल को अर्ध ऐतिहासिक काल ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग जानते हैं ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक काल, ये तो अर्ध ऐतिहासिक काल समझ में आ गया कि जिसका लिखित साक्ष्य मिला हो लेकिन पढ़ने में हम असमर्थ हैं, तो वो तो हो गया अर्ध ऐतिहासिक काल, मतलब आधा इतिहास। और जिसका लिखित साक्ष्य मिला हो और उसका पढ़ा भी हो, है ना, लिखित मिला भी हो और साथ ही क्या किया हो, साथ ही पढ़ भी पाए हों, है ना, पढ़ भी सकें, तो वह काल क्या कहलाएगा, ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और पूर्व पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल क्या था, पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल था। इसका तो कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला है, क्योंकि इस समय तो आदि मानव थे ना, वो लिखना जानते नहीं थे, लिखित साक्ष्य ही नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में जो स्थित है वो है सुरतगुही। ठीक है, सुरतगुही जो है वह हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ही स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है नवदा टोली। नवदा टोली एस तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 किस संस्कृति का प्रमाण है? ठीक है, किस संस्कृति का प्रमाण है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये हड़प्पा सभ्यता की बात कर रही है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन काल था, पूर्व हड़प्पा सभ्यता, जैसे ये हुआ हड़प्पा जिसे हम शुरुआती काल कहते हैं, ये हुआ हड़प्पा का परिपक्व काल जो एकदम मेन हड़प्पा काल है, और ये होता है परिवर्ती हड़प्पा काल। ये मैंने आपको परिवर्ती हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा काल मतलब जब हड़प्पा का सभ्यता का पतन हो रहा हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। तो ये तो भाई जो शुरुआती स्तर होता है इसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। प्राक हड़प्पा ये जो होता है बीच का स्थल जिसमें वो परिपक्व अवस्था में होता है, इसे हम लोग कहते हैं परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था या हड़प्पा परिपक्व अवस्था किसी भी चीज़ का, और ये उत्तर कहलाता है। तो उत्तर कहेंगे या जिसका प्रवर्ती कहेंगे, है ना, उत्तर कहेंगे या क्या कहेंगे, प्रवर्ती काल। मतलब ये उसका अब ख़त्म होने वाला है, एंडिंग में है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो साल था वो क्या था, 2600 से 1900। अभी न्यू एनसीईआरटी यही बोलती है कि 2600 टू 1900 BC, न्यू एनसीईआरटी तो अभी यही बोल रही है। लेकिन प्राक हड़प्पा इसका मतलब क्या, 2600 से पहले का जो भी काल रहा होगा वो प्राक हड़प्पा, और 1900 के बाद का जो भी काल रहा होगा वो कौन सा काल कहलाएगा, वो उत्तर हड़प्पा काल या प्रवर्ती हड़प्पा काल कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देख रहे हैं 1700 से 1200 पूछा जा रहा है, तो यह क्या कहला जाएगा, हड़प्पा संस्कृति के बाद का, है ना। पूर्व पूछेगा तो प्राक हड़प्पा हो जाता, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? ठीक है, तो कायथा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो आपको मध्य प्रदेश यानी कि MP में पाए गए हैं। ठीक है, और ये जो कायथा संस्कृति थी ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, मतलब दोनों संस्कृति साथ साथ चल रही थी। हड़प्पा संस्कृति की समकालीन थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, हाँ एक चीज़ और, ये जो मध्य प्रदेश है दोस्तों ये उज्जैन के निकट एक काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर है, यह जो है मध्य प्रदेश के, ये जो कायथा संस्कृति पाई गई है ना, ये जो कायथा संस्कृति पाई गई है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के एक उज्जैन में, है ना, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एकदम नज़दीक ही वहाँ पर एक काली सिंधु नदी पड़ती है, काली सिंधु। ठीक है, तो काली सिंधु नदी तट पर ही वह स्थित है, नदी तट पर। ठीक है, आप ये नोट कर लेंगे। ये रहा हमारा आज का अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों अब ये सवाल है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वह मिले हैं हमें दोस्तों सुरकोट्रा से। ये हमें स्थल कहाँ से मिले हैं, सुरकोट्रा से यह स्थल हमें प्राप्त हुआ है। सुरकोट्रा पड़ता कहाँ है दोस्तों, तो यह पड़ता है हमें गुजरात में, गुजरात के कच्छ में हमें सुरकोट्रा है। और यहाँ से हमें जो प्राप्त हुआ है वह घोड़े के हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। वह क्या प्राप्त हुई हैं, घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, नई प्रकार का, है ना, नई किस्म की संविधान पद्धति प्राप्त हुई है ना। संविधान का एक नया तरीका प्राप्त हुआ है, मतलब कि मरने के बाद इनके पास इन्होंने एक नया चीज़ निकाला। वो निकाला क्या, वह नई टेक्निक क्या थी, कौन सी विधि थी, तो वह थी कलश विधि, जो आज हिंदू धर्म में देखने को मिलता है ना। तो वह कलश विधि थी। तो ये सुरकोट्रा से जुड़े रिलेटेड फैक्ट्स इतने हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, ये सवाल आता है दोस्तों, तो वह हमें कहाँ से मिला है, सुरकोट्रा से मिले हैं। और घोड़े की हड्डियाँ सुरकोट्रा से प्राप्त होती है, और नए प्रकार यानी कलश विधि जो है संविधान की, वह कहाँ से मिलती है, तो वह भी गुजरात के सुरकोट्रा से मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मिलान करना है दोस्तों कि सिंधु सभ्यतावासी जो लोग थे वह केवल व्यापार नहीं करते थे बल्कि व्यापार के साथ साथ अपनी सामान जब दूसरे देशों में भेजते थे तो वहाँ से भी कुछ सामान आयात किया करते थे। तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जा कर के आप देख लें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे। तो कहाँ? राजस्थान के खेतरी से। इसका मतलब ये तो एकदम सही है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का तट नगर कौन था? लोथल था, सबसे बड़ा बंदरगाह। ये भी मैंने पढ़ा रखा है पिछली वीडियोज़ में, आप वो भी देख सकते हैं। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह हड़प्पा है, इसलिए ये भी उत्तर सही है। अब यहाँ पे आता है काली बंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन, तो ये गलत है। काली बंगा का अर्थ काली मिट्टी का बर्तन नहीं होता है बल्कि काले रंग की चूड़ियाँ होता है। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, तो इसलिए इसका चौथा आंसर गलत है। तो ये आप याद रखेंगे। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के, ये भी मैंने बता रखा है, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में, ठीक है, गंगानगर में, है ना, गंगानगर ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में बटा है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर मिले वहाँ पर हमेशा 2 टीला देखा गया है, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, ठीक है। तो एक टीला छोटा होता था, एक टीला बड़ा होता था। बड़ा जो होता था वो अभिजात वर्गों के लिए होता था, मतलब अमीर लोगों के लिए, धनी व्यापारियों के लिए, राजा महाराजाओं के लिए। और जो छोटा वाला शहर होता था, है ना, इस पे बड़े वाले पे बड़े शहर बसते थे, छोटे शहर में छोटे शहर बसते थे। तो छोटे वाले में कैसे? जो गरीब किसान होंगे वो होंगे, जो मजदूर होंगे वो होंगे, है ना, जो डेली व्यापार करते होंगे वो होंगे, मिडिल क्लास लोग होंगे, तो वो छोटे टीले पे रहते थे और बड़े टीले पे अमीर लोग रहा करते थे, ठीक है। तो हर जगह 2 ही मिले हैं, जिससे ये पहचान लगाते हैं, लोगों ने अनुमान लगाया है कि इस पे मिडिल क्लास ही लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, इस पे अमीर लोग, एलिट क्लास के लोग रहते थे। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल धोलावीरा प्राप्त हुआ है दोस्तों जहाँ से हड़प्पा का 3 भागों में बताया गया है। ये जो नगर है ये 3 भागों में विभाजित है ना। ये जो नगर है ये 3 भागों में विभाजित है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन बाकी अन्य जितने भी स्थल हैं सब 2 भागों में ही विभाजित हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, बार बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित है। एकलौता अपवाद है दोस्तों, तो वह है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि धोलावीरा जो है वह गुजरात में है, ये मैंने कल बता रखा है, गुजरात में है। तो देखिए दोस्तों कि एक क्वेश्चन से न जाने मैंने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूँ। इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन से 4-5 सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से युग्म समाधान का मतलब होता है दोस्तों कि एक कब्र में, है ना, युग्म समाधान का मतलब 2, है ना, एक फीमेल और एक मेल दोनों का अस्थि मिलते हैं दोस्तों, मतलब उन दोनों का युग्म समाधान दोनों मिलते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ी प्रमाण ये देते हैं कि सती प्रथा का भी प्रमाण देते हैं, है ना, युग्म समाधान। सती प्रथा का भी देते हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी जल के मरना पड़ता था और दोनों को एक में ही दफना दिया जाता था। तो अब यहाँ सवाल ये है कि युग्म समाधान कहाँ से मिला है ना, युग्मित समाधान जो है वह हमें कहाँ से मिला है? तो वो देखिए कहीं कहीं आपको कालीबंगा भी देखने को मिलेगा दोस्तों और कहीं कहीं लोथल भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका दोनों उत्तर सही है, कालीबंगा भी और लोथल भी। कालीबंगा से जो मिला है दोस्तों, कालीबंगा से जो युग्मित यानी कि जो एक कब्र में 2 लोग मेल फीमेल मिले हैं वह एक ही मिले हैं, ठीक है। कितने मिले हैं? 1 मिले हैं, एक युग्म समाधान, है ना, एक युग्म समाधान मिले हैं। लेकिन लोथल से जो मिले हैं दोस्तों वहाँ से 3 मिले हैं। लोथल से कितने मिले हैं? 3 युग्म समाधान। तो बस यही इसमें अंतर है। अगर पर्टिकुलर इंडिकेट कर दिया कि 3 कहाँ से मिले हैं तो लोथल हो जाएगा, 1 कहाँ से मिले हैं तो वह कालीबंगा हो जाएगा। और अगर रहा कि केवल युग्म समाधान कहाँ से मिले हैं तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों, जिसमें पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाया जाता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? एक पुरोहित मिला है दोस्तों, है ना, एक पुरोहित की मूर्ति बनी है, आप देखे होंगे, उसकी फ़ोटो कई बार देखे होंगे। इस तरह के एकदम आँख उसकी लंबी सी है, भंगीवा अवस्था है, नाक है
है ना। उसकी एक दाढ़ी की बहुत अच्छी सी कटिंग बनी हुई है, एकदम लाइन ऐसे पाड़ा हुआ है। सॉरी मैं तो फिगर अच्छा नहीं बनाता हूँ, ये तो लग रहा है कि मुँह चिढ़ा रहा है लोगों को, है ना। और बस ऐसी टूटी फूटी एक मूर्ति मिली है यहाँ तक। और उसके बदन पर है एक तरफ से ऐसे शॉल ओढ़ा हुआ है, शॉल पे ऐसे तिपतिया, है ना, तिपतिया करके ऐसे फूलों की डिज़ाइन है। तो इस तरह की आप फ़ोटो ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखा होगा आपने तो आप ज़रूर देख लेंगे, बुक्स जब पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे। तो इसी पुजारी की मूर्ति के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो इस पुजारी की मूर्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये पुजारी की जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, ये हमें हुई है मोहनजोदारो से। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदारो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है कि गोदीवारा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिला है? तो मैंने तो बता रखा है, हड़प्पा संस्कृति में लोथल, लोथल में ही सबसे बड़ा गोदीवारा था। गोदीवारा मतलब बंदरगाह, आपको ऐसे ही समझ जाना है ना। ये भी सवाल मैं करा चुका हूँ, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्राचीनतम गोदीवारा है, ये भी मैं बता रखा हूँ कि ये सबसे कैसा है? प्राचीनतम। अगर घुमा के पूछे कि सबसे प्राचीनतम कहाँ से मिला, तो भी लोथल ही होगा दोस्तों, सबसे प्राचीनतम गोदीवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस पूरा स्थल से मिट्टी का रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? यानी मिट्टी का रथ का नमूना का मतलब एक खिलौना गाड़ी आप देखे होंगे, है ना। खिलौना गाड़ी इस तरह का रथ होता है, उसमें ना ऐसे पहिया लगा होता है। तो इस टाइप का पहिया जैसा एक रथ मिला है मिट्टी का, जिससे वो तो उस समय का खिलौना ही है, लेकिन वो इस बात को प्रमाणित भी करता है कि जब खिलौना इस रूप में बन सकता है, इसका मतलब है कि यह रियल में भी उस समय रहा होगा बैलगाड़ी के रूप में। ठीक है, तो ये वही सवाल है कि कहाँ से मिला है? तो ये जो मिला है, ये हमें मिला है मोहनजोदारो से, है ना। मिट्टी का रथ कहाँ से मिला है? यह भी हमें मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और पशुपति की पशुपति की जो मुहर थी, पशुपति की, जिस पे मैंने फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि एक योगी है, उनके पैर के नीचे 2 हिरन है, गेंडा है, भैंसा है, हिरन है, ये सब बाईं तरफ दाईं तरफ मैं बता चुका था। तो पशुपति की मुहर भी जो है वह कहाँ से मिली है? वह भी मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, और मोहनजोदारो से बहुमंजिला इमारत भी प्राप्त हुई है। क्या क्या प्राप्त हुई है? बहुमंजिला इमारत भी प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसी से आपको और क्या प्राप्त हुआ है? इसी से आपको स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, जो सबसे बड़ा स्मारक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्मारक कौन है? स्नानागार। माफ़ कीजिएगा, ये मैं गलत लिख दिया। हाँ, स्नानागार सबसे बड़ा। तो मोहनजोदारो से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और इस सवाल में क्या? मिट्टी का रथ। तो मिट्टी का रथ का जो खिलौना रूपी मिला है, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है। महानगर किसे माना गया? सिंधु घाटी सभ्यता का महानगर किसे माना? तो वो राखीगढ़ी को माना गया है ना दोस्तों। ये किसे माना गया? राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी को इसलिए मानते हैं दोस्तों कि भारत में स्थित सबसे बड़ा पूरा स्थल है यह, भारत में, है ना। भारत में सवाल आएगा तब कि भारत में स्थित सबसे बड़ा पूरा स्थल है। ठीक है, इसीलिए इसे महानगर कहा गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो? इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मैं फिर अगली वीडियोज़ में लेकर हाजिर होऊंगा। और आप बताएं कि आपको ये कैसा सीरीज़ लग रहा है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, इसलिए कि ताकि मुझे मोटिवेशन हो, तभी मैं आप लोगों के लिए और इस तरह के बेहतरीन सवालों को लेके आ सकूँगा, ताकि और ये सारे सवाल आपको नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे दोस्तों। तो इस तरह के वीडियोस को और देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।